नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी विद संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेल से संबंधित हमारा ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज वो किस प्रकार से की गई, किसने की थी। मृत कोशिका की खोज वो किसने की थी। इसके अलावा सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिका है। इसके पहले हमने बात की थी बायोलॉजी है, उसका सबसे पहले प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था। सेकेंड वीडियो की हम बात करें तो उसके अंतर्गत हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य क्या डिफरेंस होता है। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन वो किसके द्वारा किया गया था, इनकी हमने बात कर ली थी। आज हमारा ये तीसरा वीडियो है सेल से संबंधित, जिसके अंतर्गत हम प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य डिफरेंस क्या होता है, इसकी हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी कई बार वो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि कोशिका में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करें तो कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति, इसके अलावा कोशिकांग है वो कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। इन सभी की आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिटेल से बात करेंगे। ये आपकी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की हम बात करें, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के तो जो ग्रेजुएशन वाला लेवल है उसकी फर्स्ट यूनिट दे रखी है, जबकि सेकंड ग्रेड की हम बात करें तो उसमें पहली ही यूनिट आपकी 12th क्लास के बेस पर पहली यूनिट आपकी दे रखी है सेल्स एंड स्ट्रक्चर इनकी दे रखी है, और साथ में इनके जो ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में दे रखा है। तो फर्स्ट यूनिट तो आपके सेकंड ग्रेड में हो जाती है, और ग्रेजुएशन लेवल की हम बात करें तो उसमें आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में हो जाती है। इसके अलावा हम बात करें नीट, रीट, मेन एग्जाम की हम बात करें, रेलवे ग्रुप डी है, एसएससी एवं अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विशेषकर मैं आपको बता देता हूं कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नीट इन एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरा कंप्लीट मैटर है वो तैयार किया गया है, और ये कंप्लीट मैटर आपकी एनसीईआरटी की बुकों से तैयार किया गया है। क्योंकि जितने भी आजकल वर्तमान में कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे इस प्रकार से कोई नीट या इस प्रकार के जो एग्जाम हो, इनमें लगभग आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एनसीईआरटी की बुकों से ही ऐसे के ऐसे पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी को हमने बेस मान करके पूरा मैटर वो तैयार किया है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के द्वारा इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये क्या है, प्लांट सेल्स है और ये एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल्स की हम बात करें तो सबसे बाहर की ओर इसमें पाई जाती है सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल वॉल पाई जाती है, जबकि ये एनिमल कोशिका में यानी कि जो जंतु कोशिका है उसमें एब्सेंट होती है कोशिका भित्ति। इसके बाद में देखो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लांट सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन इसमें भी आपको मिलेगी, जंतु कोशिका में भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि ये दोनों में ही पाई जाती है। इसके बाद में हम यहाँ पर हम बात करें, देखो क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम हिंदी में लवक कहते हैं। ये लवक है केवल प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एनिमल कोशिका में यानी कि जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। इसके हम बाद में बात करते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इसमें भी पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है, यानी कि जो प्लांट सेल्स होती है और एनिमल सेल दोनों में ही न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका पाई जाती है। न्यूक्लियस भी दोनों में ही पाया जाता है। वैक्यूल्स की हम बात कर लेते हैं। वैक्यूल्स यानी कि जो रसधानी होती है, ये जो प्लांट सेल्स होती है इसमें बहुत ही बड़ी होती है, इसी कारण से इसका जो केंद्रक होता है वो साइड में पाया जाता है, कोने की ओर आ जाता है, जबकि इस प्रकार का जंतु कोशिका में नहीं होता, क्योंकि इसमें जो वैक्यूल्स होता है ये छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है या फिर एब्सेंट होती है। और इस प्रकार से जैसे हमने प्लांट सेल्स की बात की थी, इसमें जो वैक्यूल्स होती है ये बहुत बड़ी होने के कारण इसका जो केंद्रक होता है वो एक कोने में आ जाता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। जो एनिमल सेल्स होती है, जंतु कोशिका होती है, इसमें जो केंद्रक होता है वो मध्य में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म दोनों में ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में ही पाई जाती है। गोल्जी बॉडी की हम बात करें तो गोल्जी बॉडी भी हमें दोनों में ही देखने को मिलती है, लेकिन ध्यान में रखना है कि जो प्लांट सेल्स होती है इसमें गोल्जी बॉडी थोड़ी सी क्या होती है, अलग विकसित प्रकार की होती है, जिसे हम डिक्टियोसोम कहते हैं। साइटोप्लाज्म होता ही है। इसके बाद में देखो यहाँ पर दो आपको इस प्रकार की संरचनाएं नजर आ रही हैं। ये जो होती है ये होता है तारककाय। ये जो तारककाय होता है केवल एनिमल सेल्स में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में ये नहीं पाया जाता है। इसके बाद में देखो हम बात करें संचित भोजन की, हम बात करें संचित भोजन जो होता है, ये संचित भोजन
ये प्लांट सेल्स में तो क्या होता है, स्टार्च होता है, जबकि एनिमल सेल्स की हम बात करें तो इसमें ग्लाइकोजन होता है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका, ये भी ध्यान में रखना है। अब देखो हम बात कर लेते हैं कोशिका विभाजन की ओर बात कर लेते हैं। जब प्लांट सेल्स की कोशिका विभाजन की बात करें तो इसमें कोशिका पट विधि द्वारा कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका पट विधि, कोशिका पट में क्या होता है, कोई भी जो सेल्स होती है इसमें जो बीच में मध्य में पट का निर्माण हो जाता है, ये धीरे धीरे इधर बढ़ती जाती है और अंत में क्या हो जाती है, एक सेल ये बन जाती है और एक सेल ये बन जाती है। इसे हम कह सकते हैं अपकेंद्री भी कह सकते हैं, अपकेंद्री कोशिका विभाजन। लेकिन जब हम एनिमल सेल्स की बात करें, जंतु कोशिका की बात करें, तो इसमें किस प्रकार का होता है, खांच विधि के द्वारा इसमें कोशिका का विभाजन होता है, खांच विधि। और खांच विधि में क्या होता है, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। यानी कि ये कोई सेल्स है, ये क्या करेगी, इस प्रकार से बाहर से परिधि से अंदर की ओर एक खांच का निर्माण कर लेकिन ये अंदर बढ़ती जाएगी। इसे हम अभिकेंद्री विभाजन भी कहते हैं, अभिकेंद्री। तो ये आपका हो गया पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में जो मुख्य मुख्य डिफरेंस होता है वो, जिसको हमने संरचना के द्वारा अच्छे से समझा है। इनकी संरचना भी यहाँ पर दे रखी है, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, इनको एक टेबल के द्वारा और समझ लेते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या मुख्य डिफरेंस होता है वो। एक तरफ यहाँ पर लक्षण दे रखी हैं, ये है पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल्स, और ये जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल्स। पादप कोशिका है, पहला कैरेक्टर हम लेते हैं कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होती है, ये दृढ़ कोशिका भित्ति जो होती है, ये पादप कोशिका में पाई जाती है। दृढ़ कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, जो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में ये एब्सेंट होती है। रिक्तिका की बात करें वैक्यूल्स की, ये पादप कोशिका में आकार में बड़ी होती है और इसी कारण से क्या होता है, जो केंद्रक होता है वो किनारों पर उपस्थित होता है। मान लीजिए ये कोई सेल है, प्लांट सेल्स है, इसमें क्या होती है, ये रिक्तिका होगी बहुत बड़ी और इस कारण से जो केंद्रक होता है वो एक कोने में आ जाता है। जबकि एनिमल सेल्स में या तो छोटी होगी या एब्सेंट होगी, लेकिन इसका जो केंद्रक होता है वो केंद्रीय भाग में होता, मध्य में पाया जाता है। ये कोई एनिमल सेल है, उसमें केंद्रक जो मिलेगा आपको बीच में ही मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लवक यानी कि प्लास्टिड। प्लांट सेल्स में लवक पाए जाते हैं, मुख्य रूप से हम बात करें तो हरित लवक वो की प्लांट सेल्स में पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होता है। गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, ये प्लांट सेल्स में अल्प विकसित होता है, थोड़ा सा कम विकसित होता है तुलना जंतु कोशिका की। तो इस कारण इस प्रकार का जो गोल्जिकाय होता है उसे हम डिक्टियोसोम कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि डिक्टियोसोम प्रकार का गोल्जिकाय किसमें पाया जाता है, तो प्लांट सेल्स में मिलता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। जबकि एनिमल सेल्स की हम बात करें, जंतु कोशिका में ये उपस्थित होता है। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन की हम पहले आता है तारकाय। तारकाय की बात करें, सेंट्रोसोम की हम बात करें तो ये पादप कोशिका में, प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है, जबकि जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। और ये जब कोशिका विभाजन होता है तो उस समय तर्कु तंतुओं का निर्माण है वो तारकाय के द्वारा ही किया जाता है। कोशिका विभाजन की हम बात करें, कोशिका विभाजन में भी हम बात करें तो साइटोप्लाज्म की, जो कोशिका द्रव्य का जब विभाजन होता है तो वो कौन सी विधि के द्वारा होता है, तो पादप कोशिका में तो कोशिका पट्टी विधि के द्वारा ही क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जबकि जंतु कोशिका में ये खांच विधि के द्वारा होता है। दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं। संचित भोजन, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जो स्टोरेज फूड होता है, संचित भोजन होता है, वो पादप कोशिका में क्या होता है, स्टार्च होता है, जिसे हिंदी में हम मंड भी कहते हैं। जबकि जंतु कोशिका में जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन होता है। जीवद्रव्य तंतु, प्लाज्मोडेस्मेटा की हम बात करें तो पादप कोशिका में ये उपस्थित होते हैं, जंतु कोशिका में ये एब्सेंट होते हैं। स्पेरोसोम जो कि वसा का संचय करते हैं, ये स्पेरोसोम जो होते हैं ये प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, जबकि स्पेरोसोम एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। तो ये पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में जो मुख्य मुख्य डिफरेंस होता है उसकी हमने बात कर ली। यहाँ से कई बार वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से हम बात करें तो कोशिका भित्ति से पूछा जा चुका है, तारकाय से पूछा जा चुका है, गोल्जिकाय से पूछा जा चुका है, और जो संचित भोजन है यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं। और ये अलग जो कोशिका विभाजन है, लवक है, यहाँ से भी पूछे जाने की संभावना है। तो थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा इसे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ही अधिक संभावना है। तो ये हमने बात कर ली पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में डिफरेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो जो कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो कोशिका को सबसे पहले हम बात 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो कोशिका भित्ति,
एक होती है रसदानी, हम पादप कोशिका यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, प्लांट सेल्स प्लस एनिमल सेल्स। कोशिका है, सेल है, उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, रसदानी यानी वैक्यूल्स, और जीव द्रवक प्रोटोप्लास्ट, जीव द्रवक प्रोटोप्लास्ट। जब हम कोशिका से कोशिका भित्ति को निकाल देते हैं, रसदानी को निकाल देते हैं, तो कोशिका के अंदर जो पीछे बचा हुआ जो भाग है वो कहलाता है जीव द्रवक यानी कि प्रोटोप्लास्ट। इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। कोशिका भित्ति जो होती है दृढ़ होती है और मुख्य रूप से हम बात करें तो मर्द भी होती है, और ये केवल प्लांट सेल्स में देखने को मिलती है। तो कोशिका में एक तो कोशिका भित्ति निकाल देते हैं, रसदानी निकाल देते हैं, पीछे बचता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट को हम फिर से 2 भागों में बांटते हैं, फिर आता है सेल कोशिका झिल्ली। अब देखो यहाँ पर मैं बना करके आपको बता देता हूँ। सबसे बाहर की ओर ये हो गई कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर होता है कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति होगी, सेल वॉल होगी, और ये कोशिका झिल्ली होगी। इसके अंदर रसदानी होती है, ये मान लीजिए रसदानी हो गई, और यहाँ पे ये केंद्रक हो गया, और ये इसमें साइटोप्लाज्म हो गया, द्रवक हो गया। अब देखो हमने क्या किया, पहले सेल वॉल को निकाल दिया, इसको निकाल दिया, और इसके बाद में हमने रसदानी को निकाल दिया, और फिर इस रसदानी को निकालने के बाद जो बीच वाला ये पार्ट जो बता, ये कहलाता है जीव द्रवक या प्रोटोप्लास्ट, जिसको हम फिर से 2 भागों में बांट देते हैं। फिर ये वाली जो झिल्ली है ये कहलाती है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर जो पीछे बचा हुआ जो बीच वाला जो भाग है वो कहलाता है जीव द्रवक। इस जीव द्रवक को जिसे हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रवक को हम क्या करते हैं, जीव द्रवक को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो केंद्रक हो जाएगा, ये वाला जो है ये केंद्रक होता है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं, और इसको बाहर निकालने के बाद क्या बचता है, ये अर्ध तरल पदार्थ बचता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस हो गया केंद्र। अब साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में काचाभ द्रव्य होता है, यानी कि तरल पदार्थ पाया जाता है। और इसके अलावा हम बात करें तो कोशिकांग होते हैं, और कोशिका अंतर वस्तुएं होते हैं। कोशिका अंतर वस्तुओं में हम बात करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सभी क्या होते हैं, कोशिका अंतर वस्तु के अंतर्गत आते हैं, जो कि निर्जीव पदार्थ होते हैं। अब कोशिकांग काचाभ द्रव्य हो गया। कोशिकांग की हम बात कर लेते हैं आगे। कोशिकांग होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के, एक तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, एक एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, और झिल्ली विहीन कोशिकांग। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग की बात करें तो इसमें 2 सेल ऑर्गेनल्स आते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक लवक, जिसे हम हरित लवक भी कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांगों की हम बात करें तो इसमें गोल्जिकाए हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्यी जालिका, लाइसोसोम, सूक्ष्मकाय, गोल्जिकाई, इसके अलावा हम बात करें स्पिरोसोम है, ग्लाइओक्सिसोम है, ये बहुत सारे होते हैं जो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। झिल्ली विहीन कोशिकांग की हम बात करें तो इसमें राइबोसोम और केंद्रिका ये आ जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि ये टेबल अगर आपको अच्छे से याद हो गई तो ऐसा समझ लिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत अधिक बार पूछा जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से राइट हो सकते हैं। सबसे पहले कोशिका है, इसमें पाए जाते हैं कोशिका भित्ति होती है, रसदानी होती है, जीव द्रवक। कोशिका भित्ति और रसदानी निकालने के बाद पीछे जो पदार्थ बचता है उसे हम कहते हैं जीव द्रवक यानी कि प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को निकालने के बाद पीछे जो पदार्थ बचता है उसे हम जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में अंतर है, ध्यान में रखना। जब जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म में कोशिका झिल्ली सहित हो, कोशिका झिल्ली भी हो, तब उसे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। जब प्रोटोप्लास्ट में से कोशिका झिल्ली निकाल देते हैं तो पीछे बचा हुआ जो भाग है वो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म में 2 भाग होते हैं, एक तो कोशिका द्रव्य होता है, एक केंद्रक होता है। अब प्रोटोप्लाज्म में से हम केंद्रक को बाहर निकाल देते हैं तो पीछे बचा हुआ जो अर्ध तरल पदार्थ होता है उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म को फिर से हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो काचाभ द्रव्य जो कि तरल भाग होता है, एक कोशिका द्रव्य कोशिकांग हो जाएगा, सेल ऑर्गेनल्स, और एक कोशिका अंतर वस्तुएं जिसके अंतर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये पदार्थ पाए जाते हैं। अब आगे हम कोशिकांग को फिर से 3 भागों में डिवाइड करते हैं,
एक तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग और झिल्ली विहीन कोशिकांग। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में गोल्जिकाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सूक्ष्मकाय, स्पिरोसोम, ग्लाइओक्सिसोम, ये बहुत सारे होते हैं। झिल्ली विहीन कोशिकांग की हम बात करें तो इसमें जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है चारों ओर। दोहरी झिल्ली में तो डबल मेम्ब्रेन मिलती है, इसमें केंद्रक भी आ जाता है आपका, लेकिन केंद्रक हमने अलग से यहाँ पर ले लिया। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, जिससे कोशिकांग के चारों ओर केवल एक झिल्ली पाई जाती है, और ऐसे कोशिकांग जिनके चारों ओर झिल्ली एब्सेंट होती है उसमें राइबोसोम और केंद्रिका हो जाएगा। अब देखो हमें पूरी ये टेबल आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, और यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। एक तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक के विषय में पूछ लिया जाता है, और एक पूछ लिया जाता है झिल्ली विहीन कोशिकांग के विषय में, जिसमें राइबोसोम और केंद्रिका दो ही हैं जो आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ये हमने बात कर ली कोशिका के अंदर क्या क्या कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, उनको किस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। आगे हम बात करते हैं जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक की चारों ओर भी लेयर पाई जाती हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कोशिका के आवरणों की, उसके बाद में हम केंद्रक के आवरणों की बात करेंगे। कोशिका के जो आवरण होते हैं, कोशिका के जो आवरण होते हैं ये मुख्य रूप से दो पाए जाते हैं। सबसे बाहर की ओर होता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सबसे बाहर की ओर सेल वॉल होता है जो मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। एक तो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, द्वितीय कोशिका भित्ति होती है, और तृतीय कोशिका भित्ति होती है। और इन सभी के अंदर की ओर एक होती है मध्य पटलिका, ये भी ध्यान में रखना है। जब हम इनके विषय में डिटेल से पढ़ेंगे तो उस समय इनके विषय में बात करेंगे। तो प्राथमिक भित्ति है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, और कोशिका के चारों ओर ये मुख्य रूप से तीन प्रकार की बनी होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और इन सब के अंदर की ओर मध्य पटलिका, मिडल लेमिला भी उपस्थित होती है। फिर आती है अंदर की ओर कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, ये आपकी एनिमल सेल में भी पाई जाती है और प्लांट सेल में भी पाई जाती है। अब देखो यहाँ पर केंद्रक की हम बात कर लेते हैं। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, तो इसके चारों ओर जो लेयर पाई जाती है उसे हम केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये केंद्रक कलाई होती है जो हमारा जो आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए, आरएनए, उसको चारों ओर से घेरे रहती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाई जाती है। केंद्रक में केंद्रिक पाया जाता है जिसे हम केंद्रिका भी कह सकते हैं, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। और जो केंद्रक में अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है उसे हम केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है, क्रोमेटिन जाल जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम गुणसूत्र भी कह सकते हैं, क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है उनके अलग अलग जो अवस्थाएं आती हैं उनमें जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो गुणसूत्रों में बदल जाता है, क्रोमोसोम्स में बदल जाता है। क्रोमोसोम्स में होता क्या है, डीएनए और साथ में स्टोन प्रोटीन है वो उपस्थित होती है। तो केंद्रक है, इसके चारों ओर जो झिल्ली होती है उसे केंद्रक कला, जो कि दोहरी झिल्ली होती है। केंद्रिक इसके अंतर्गत पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य है वो इसके अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ होता है। और क्रोमेटिन जाल या गुणसूत्र वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ये हमने केंद्रक की बात कर ली, कोशिका आवरण की बात कर ली। ये ब्रीफली पढ़ रहे हैं, आगे डिटेल से भी हम फिर से बात करेंगे, एक एक जो कोशिकांग है उसको लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म, एक तो साइटोप्लाज्म यानी कि ये कोशिका है, इसमें ये साइटोप्लाज्म उपस्थित है, और इसके अंदर ये केंद्रक है और केंद्रक में भी साइटोप्लाज्म उपस्थित है। ये हमने जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमने निकाल दी, बाहर निकाल दी सेल मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पर भी हमने बात की थी प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन हमने यहाँ से निकाल दी। निकालने के बाद जो बचता है, एक तो कोशिका द्रव्य, ये वाला पार्ट बच जाएगा, कोशिका द्रव्य बच गया, और फिर केंद्रक द्रव्य बच जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म बच जाता है। केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है ये न्यूक्लियोप्लाज्म बच जाता है। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अब देखो एक बार यहाँ से हम सभी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ये प्रोटोप्लाज्म में प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। अब देखो कोई भी सेल है, कोशिका है, इस कोशिका से हमने क्या किया, कोशिका झिल्ली, सेल वॉल को निकाल दिया, सेल वॉल को निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो पीछे जो बचा हुआ भाग वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लास्ट कहलाता है, प्रोटोप्लास्ट कहलाता है, जीव द्रव्यक कहलाता है।
इस जीवद्रवक से हमने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन को निकाल दिया, सेल मेम्ब्रेन को बाहर निकाल दिया। पीछे बचा हुआ जो भाग है वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म, या इसे हम जीव द्रव्य भी कह सकते हैं। अब क्या करते हैं, इस प्रोटोप्लाज्म से हमने केंद्रक को निकाल दिया, केंद्रक को बाहर निकाल दिया। केंद्र को बाहर निकालने के बाद जो पदार्थ बचता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य जिसे हम कहा जाता है। तो देखो प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ये तीनों ही आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंतर्गत हमने पादप कोशिका, जंतु कोशिका के अंदर डिफरेंस देखा, और साथ में हम जो कोशिकांग है, जो कोशिका के अंतर्गत जो पदार्थ पाए जाते हैं, अलग अलग कोशिकांग हैं, उनको हमने डिवाइड किया कि कोशिका में क्या क्या उपस्थित होता है, किस प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इनकी हमने आज इस वीडियो के अंतर्गत बात की। ये लेक्चर आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नीट, रीट, मेन एग्जाम के लिए, इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, इन सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आपने इस वीडियो को, इससे पहले वाले वीडियो को और इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उनको भी जरूर देखिए, क्योंकि वहीं से ये हमारा बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी का लेक्चर है वो स्टार्ट होता है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल ऑर्गेनल्स को लेकर के चलेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका भित्ति की, और इससे अगले वाले वीडियो में जो पीछे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में पूछे जा चुके हैं, वो सभी हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।